नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज मेरे साथ देश के दो बहुत जाने माने और धाकड़ प्रवक्ता हैं। सामने हमारे जागरूक ऑडियंस है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो जुड़ा है वक्फ बिल से, जिस पर अभी सिर्फ जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई है तो हंगामा खड़ा हो गया है। ऐसा हंगामा जो शायद इससे पहले कभी सदन ने नहीं देखा गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह तक कह दिया कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो झूठी है। इस रिपोर्ट में विपक्ष ने जो एतराज जताए थे, जो सुझाव दिए थे, उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। बाद में कुछ बातें शामिल भी हुई तो उसकी लिखावट ब्लर कर दी गई, काली स्याही के निशान आ गए, खूब तनातनी हुई, खूब आरोप लगे। जवाब में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि रिपोर्ट झूठी नहीं है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। मैं फिर से बता दूं कि अभी बिल पेश होना बाकी है, अभी तो बिल पर बहस होनी बाकी है, लेकिन अंगड़ाई ऐसी है तो आगे की लड़ाई कैसी होगी? इस हंगामे के बाद सवाल उठ रहा है कि वक्फ बिल पर हो रही सियासत मुस्लिम समाज के संतुष्टिकरण के लिए है या फिर शुद्ध तुष्टिकरण के लिए है। हम ये बहस शुरू करें उससे पहले हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और ये दोनों नेता आज इस मुद्दे पर अपनी राय सामने रखेंगे। लेकिन हम ये बहस शुरू करें उससे पहले कुछ बयानों के साथ इस राजनीति को भी आइए समझने की जरूरत है कि दरअसल किस तरह से राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर स्पष्टन से वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो आपने सुन लिए। हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं, सुधांशु जी मौजूद हैं। दोनों को हम एक एक मिनट का समय देंगे इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके इस पर विचार जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई है। क्या आपका कहना है? आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन ने जो जेपीसी के सामने तमाम विषय रखे और जहां जहां पर भी डिसेंट नोट रखा, जहां पर असहमति जताई, जहां पर लगा कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कुठाराघात है, जहां पर लगा कि आर्टिकल 14, 15 और 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मामले में खास तौर पर ये गैर जरूरी दखल की तरफ ये जो प्रावधान हैं वो हैं, उनको सबको वहां से हटा दिया गया, उनको वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। अमित शाह जी ने फिर संसद में खड़े होकर कहा कि इसको सबको जोड़ा जाएगा। सवाल यह था कि जोड़ा क्यों नहीं गया, और उसका सीधा सीधा कारण है कि जिस तरह से किसान बिल आया, किसानों की बिना सहमति के आया, बाद में वापस लेना पड़ा।
आज इनकी सोच में, सत्ताधारी दल की सोच में ही और नीयत में ही खोट है। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के इंप्रूवमेंट करना या उसके अच्छे कानून बनाना नहीं है। इनका केवल और केवल मकसद यह है कि किस तरह से इसको तमाशा बनाया जाए, नफरत बनाया जाए, वक्फ प्रॉपर्टीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट हो और कहीं ना कहीं संविधान को चोट पहुंचाई जाए। यही अपोजिशन ने पूरी तरह से संसद में अपनी बात रखी है। इससे पहले भी 54 में, 95 में तमाम बार इसमें वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए, लेकिन इस तरह का तमाशा कभी नहीं। आलोक जी, आपका समय खत्म हो गया है। अब सुधांशु जी को 1 मिनट का मौका देते हैं, इस पर उनकी राय जान लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुधांशु जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये निहायती लचर स्तर का एक कानून है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आपकी जमीन पर कोई क्लेम करता है तो आपकी जमीन पे तब तक कब्जा नहीं हटता जब तक उसका क्लेम ना साबित हो जाए। यहां उल्टा है कि उसने क्लेम कर दिया तो उसका क्लेम सही है और आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल उनका होगा और जब ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट से वैकेट हो जाए तब आप आएंगे। दूसरी बात, जमीन पे कब्जे की एक रूल है कि 12 साल से पीछे का आप कब्जा नहीं कर सकते। 12 साल तक किसी कब्जे में तो आपका क्लेम फोरफिट हो गया। यहां पे 1947 से पहले 400 साल का भी कब्जा हो जाएगा। मगर उनके पक्ष में क्या रूल है कि अगर 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, यानी उन्होंने कह दिया जमीन आपकी है और 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल नहीं गए तो आपकी जमीन गई। मगर वो जाना चाहें तो वो 400 साल पहले मुगलों के जमाने का जाके क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार में तो हजारों कर्मचारी हैं जो मैनेज करते हैं। 200 लोग 9,60,000 एकड़ की जमीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं या मिसमैनेज कर रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया है कानून। इस पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक जी, व्यवस्थित करने की जरूरत है तो आपने भी महसूस किया, ये तो यूपीए की सरकार ने भी महसूस किया, तमाम और संशोधन पहले भी हुए और अभी भी तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं और कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। ये तो आप मानते हैं कि व्यवस्थित करने की जरूरत है और बदलाव करने की जरूरत थी और ये समय की जरूरत है कि इस बिल में ये संशोधन हो। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को अच्छा बनाने में किसी को आपत्ति नहीं। अगर हिंदुस्तान के मीडिया के कानून में भी कुछ अच्छी तब्दीलियां की जाएं तो उसके लिए भी सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं समझता हूं 1913 में सबसे पहले इसमें चेंजेस आए, उसके बाद 23 में आए, 54 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी और स्टेट वक्फ बोर्ड्स बने। 1995 में आकर इनकी ट्रिब्यूनल्स बनी, वो भी हम नहीं बनाई। जितने चेंजेस हुए आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं किए। और फिर ट्राइब्यूनल्स को भी, उसके इलेक्टेड मेंबर्स को कम किया गया, उनकी पावर्स को बढ़ाया गया। ट्राइब्यूनल्स में कहा इन्होंने अभी कि साहब आप कहीं और नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अरे भाई, बहुत से केसेस ऐसे हैं, सरफासी एक्ट में भी डेट के जो केसेस हैं, कर्जे के, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पहले जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। यहां पर भी वैसा ही है। अब उन्होंने कहा कि साहब उन्हीं के लोग होते हैं ट्राइब्यूनल में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो 5 लोग होते हैं उसमें केवल एक मुस्लिम समुदाय का जानकार होता है, बाकी 4 लोग लीगल साइड से होते हैं, जिसमें एक सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डीएम रैंक का होता है। तो तमाम भ्रांतियां जो फैला रही है बीजेपी, उसका आधार ही ये है कि केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए और वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। मैंने 2 इश्यूज अभी सुधांशु भाई के बेनकाब किए। इन्होंने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। भाई और बहुत चीजों में ट्रिब्यूनल में जाते हैं। क्या सारे ट्रिब्यूनल खत्म हो गए? क्या एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान का खत्म हो गया? मैं समझता हूं नहीं खत्म हुआ। आपको ट्रिब्यूनल क्या खत्म करने के लिए आपने इस बिल में लाए हैं? नहीं लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से ये भ्रामक गलत तथ्य समाज के सामने रख के पोलराइजेशन का काम है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं होते? अभी तक तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि इस केस में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सब कहते थे। मैंने अभी गूगल किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सैकड़ों हजारों केस हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी से चल रहे हैं। और उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2013 में एक बिल और पास हुआ जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और जिसमें तमाम प्रावधानों के ऊपर बीजेपी ने भी सहमति जताई। 2010 में एक बिल प्रस्तुत हुआ संसद के अंदर, उसमें और अमेंडमेंट हुए, उसमें पावर्स को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया और उसमें 3 चीजें मेन की गई। सबसे पहली की गई, सर्वे कराया जाएगा जहां जहां पर नहीं है। दूसरा, सेल, गिफ्ट और टोटल ट्रांसफर कंप्लीटली बैन कर दिया गया। 2013 में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, जिसको कब्जा कहते हैं, उसके लिए पहले प्रावधान नहीं था, 2 साल की सजा का प्रावधान हुआ। बिंदुवार आ जाएंगे आलोक जी, बिंदुवार आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप पूरा सारा एक साथ बता देंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। लेकिन सुधांशु जी, आप इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं? दोनों। और ये देखिए, ये इससे कुछ देर पहले भी हमने वैसी साहब से भी बात की, वो भी TV9 पर थे। अभी आलोक जी भी इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि क्या
ये कहकर कि इसमें देखिए कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं है प्रावधान। आलोक जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं और फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आप अदालत भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं और फिर उसके बाद अदालत में जाते हैं। तो क्या भ्रांतियां फैलाने की कोशिश? भ्रांतियां ये है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, पर यह रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओगे। यहां तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता तो हम मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो, जो ट्रिब्यूनल में एक केस बताएं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया हो जजमेंट, चैलेंज करके पूछता हूं। सारे जजमेंट उनके ही होंगे, यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोगों के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। तो वो भी क्लेम, अब मैं बता रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कि वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो वक्त तो अपने लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए काम कर रहा है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, अब समाज के लिए काम कर रहा है वो तो। कोर्ट में जाते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों का मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये जमीन जायदाद के प्रॉपर मैनेजमेंट का मामला, मगर ये इसको बना देते हैं कि धार्मिक मामला बना देते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, वो हमने दान दिया है। देखिए क्या अद्भुत तर्क है। सन 47 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 9,60,000 है। ये 9,60,000 एकड़ क्या क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने दान किया है जगह जगह पर धार्मिक आधार पे। जिस समाज की इतनी हैसियत है कि 9,30,000 करोड़ तो दान कर दिया है, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में उनको रिजर्वेशन चाहिए। मेरे भाई अपने फैक्ट पे बोलो। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी स्थिति इतनी खराब है, दूसरी तरफ मेरी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैंने 9,30,000 एकड़ दान कर दिया है। और एक और आपको मजेदार बात बताएं, तो दान नहीं किया तो कहां से आई है वो जमीन? मैं यही बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे सरकारी संपत्ति पे क्लेम किया, इनकी सरकार ने जाते आते दिल्ली की 120 जो वो थी संपत्तियां उनको कर दिया। तो अब नए एक्ट में संशोधन जानते क्या है, वही व्यक्ति वक्फ दे सकता जो खुद मुस्लिम हो, और अगर वो कन्वर्टेड है तो 5 साल से कम मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, उस पे ऊपर टाइटल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इस्लाम मुस्लिम नहीं है। तो ये नहीं कि हमने कहा जी, अब जैसे आपको पता है पार्लियामेंट पर भी क्लेम है, इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। हाई कोर्ट के इलाहाबाद जवाब ले लेते हैं, फिर सुधांशु जी वापस इस पॉइंट पर आएंगे कि सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन आलोक जी, सरकारें करती रही हैं, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं, कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा, एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं, एक मिनट, कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? यही तो हमारी आपत्ति है कि आप एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो गलत है। अब बात आती है, इन्होंने जो 2-3 चीजें ट्राइब्यूनल पे पीछे हट गए। आलोक जी, लेकिन एक सवाल है, क्या सरकार ने दी, क्या आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संपत्ति दी? देखिए, मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाने का काम है, वक्फ को दे दी, वक्फ को दे दी। अरे भाई, वक्फ के ऊपर तो दिल्ली के, नई दिल्ली के तमाम होटल भी चल रहे हैं, ये ली मेरिडियन और तमाम होटल्स हैं, ये भी हमने तो सुना है वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या ताज मानसिंह वक्फ की प्रॉपर्टी? चले गए होते, आपकी सरकार रही होती। अब बात आती है, नहीं है, अभी भी नहीं गए, अभी भी नहीं गए। यही अभी मान लीजिए, अब जब बिल पेश किया जा रहा है या उसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, एक तरफ से पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कल को क्या हिंदुओं के लिए कोई बिल आएगा और मुस्लिम सांसद वहां पर अल्लाहू अकबर बोलेंगे, तो एक संविधान का सम्मान होगा या अपमान होगा?
आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए कि अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा ये कहना है असली कि बात आई है जुबा के ऊपर। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं लोग। 4-6 वकील छोड़ रखे हैं, आज यहाँ की खुदाई कर लो, आज यहाँ का सर्वे कर लो, फिर चुनाव जीत जाओ। हालत ये हो गई है कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के युवाओं को भेजा जा रहा है। समझो बात को, बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू मुसलमान पे ताली बजाना छोड़ दो, ये ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र व छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, सब छोड़ दो भाई। एक देश के प्रधानमंत्री को भाषाएं शोभा नहीं देती हैं, और यही कारण है कि आज आप फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस पे आते हैं। जेपीसी का एक प्रोसेस है। क्या 2010 में जेपीसी नहीं बनी थी? क्या तमाम पहले जेपीसी नहीं बनी? वर्ड टू वर्ड सारी चीजें उसके अंदर लिस्टेड होती थी। एक्स ने ये कहा, वाई ने ये कहा, जेड ने ये कहा, संसद डिस्कस करती थी। आज जो पहले विपक्षी लोगों ने कहा उसको पहले ही काट के फेंक दो। 14 सांसदों ने इनकी तरफ से जो जो सुझाव दिए वो सब ऐड कर दी। जो लोग नॉन एंटिटीज थे, जिनका कोई प्रावधान नहीं था, कोई संबंध नहीं था इस बिल से, उनकी सब चीजें डाल दी गई उसके अंदर। ऐसे ऐसे वकील जो आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने जो सुझाव दिए वो डाले गए। हम केवल ये कह रहे हैं कि प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए, संसदीय प्रणालियों को अडॉप्ट कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर कोई वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के लिए कोई अच्छी चीज है, बोल सकते हैं काफी। ठीक है, अब सुधांशु जी, स्वागत करेंगे उसका। सुधांशु जी की बात। अब मैं बताता हूं क्या इलॉजिकल बात कही है। ये क्या जरूरत थी कि विपक्ष ने जो कहा उसको रिडैक्ट कर दे या उसको हटा दे? डीडीए को जमीन दी। अरे भाई, कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दे और सरकार के ले जाओ बगैर लड़े हुए कोर्ट में। ऐसा नहीं मतलब होता। मेरे विचार से तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। एक मिनट सर, पहले उनकी सुन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही केस है। आपकी सरकार कब गई कोर्ट में? मैं फिर कहूंगा, कोर्ट के किसी क्लेम के आपने कितनी वक्त की प्रॉपर्टियां कोर्ट से छुड़वा ली? देखिए, आप बीच में बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मुझे बताइए, दिल्ली के एक प्रॉपर्टी नहीं कर रहा आपने छुड़वा लियो? क्या तरीका है सरकार के? एक एक करके आलोक जी जब आप बोल रहे थे, सुधांशु जी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, तो उनको पूरा बोलने दीजिए जी। ये अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है, ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर है। मैं बता रहा हूं कैसे। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना? यहूदियों को पावर है ना? पारसियों को पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में। चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया दी लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। यह जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है। दे आर कॉल्ड जिम्मी। तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस पर आलोक जी, ये विवाद समय समय पर उठता रहा है कि कब का क्लेम है, और वो चले आ रहे हैं क्लेम। पूरे के पूरे गांव को क्लेम करने की बात कर दी गई। आपने बहुत लंबा बोला था, एक लाइन। अब जिस गांव पे क्लेम हो गया, अब वो बेचारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया। हाँ, यही जवाब ले लेते हैं। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। ठीक है, तो गजब का तर्क बनाया। सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। ये अहम बिंदु है। आलोक जी, ये बड़ा सवाल है कि 1560 का दावा है और अब गांव को कह रहे हैं कि ये वक्त में चला जाएगा, तो फिर कैसे होगा? ये कहां से निर्धारित होगा? अगर लैंड रिकॉर्ड्स में डीएम के, पटवारी और तहसीलदार के रिकॉर्ड में वो गांव किसी का इंडिविजुअल है, तो वक्फ पे कैसे चला जाएगा? वो नहीं है, वक्त क्लेम कर रहा है ना। ऐसा क्लेम तो मैं भी कर रहा हूं कि टीवी9 मेरा हो जाएगा क्या? क्योंकि उसके बाद नहीं, आप क्लेम करके ट्राइब्यूनल में नहीं जाना
पड़ेगा। एक मिनट मैम, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर स्टेट का रेवेन्यू लॉ अलग है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, अगर 12 साल तक कोई खेती करता है तो जमीन पे आधे से ज्यादा उसका अधिकार हो जाता है, क्लेमेंट खड़ा हो जाता है वो। और जो 200 साल से बेचारे उनकी जमीन चली गई। सुनिए ना, 1991 में अब इन्होंने मंदिर और मस्जिद का एग्जांपल दे के सब बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते मगर वक्त में जा सकते हैं। कौन जा वक्त सकता में भी है? कर दिया 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। एक मिनट सुनिए ना, वक्फ 19 जो संसद ने कानून बनाया उससे वक्फ अलग हो गया। और क्या, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए है कि आप नहीं जा सकते पीछे, भाई और वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए आप पीछे उसमें जा सकते हैं। वही तो गलत आप तथ्य रख रहे हैं। बताइए, मैं क्या कह रहे हैं आलोक जी? ये हाँ, कहता बोलिए है कि 1947 से पहले अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? हाँ, मगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अगर 1947 के बाद से वो किसी के पोजीशन में है और वो 200 साल पहले क्लेम कर दे तो वो उसका हो गया। अरे भाई, संसद के यही हुआ। संसद से कानून के ऊपर से तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाँ, तो जो संसद ही तो कर रही है, फिर काहे बिल बिला रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं कि संसद ने अगर एक कानून बना दिया 1991 का, जिसमें हमने भी सहमति की, आपने भी सहमति की। हमने सहमति नहीं की थी। आपने सहमति की? हमने सहमति नहीं की थी। आपने तो राम मंदिर के हमने जजमेंट वर्कआउट में एफिडेविट दिया, नहीं दिया क्या एफिडेविट? क्या हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे? राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि कहां से आई? मैं फिर कह रहा हूं, राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि आ गई। देखिए इनके मन में क्या है। सुधांशु जी, मैं फिर सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, अभी क्लेम है, सुनिए मेरी बात। सुधांशु जी, लेकिन एक अहम बिंदु, सुधांशु जी, एक अहम बिंदु आप ये कह रहे हैं, सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं क्योंकि उस पर आने वाला है एक मिनट, मैं फिर कहूंगा, सुधांशु जी की राय उस पर तो जान लेते हैं पूरी मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि हम इसके बाद कोई भी मुद्दा डिस्प्यूटेड होगा उसको हिंदू वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के तहत डील करेंगे, हाँ या ना? बताइए सुधांशु जी, सुधांशु जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट, एक और बात बताइए, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट पे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, अभी तो कृष्ण आप हैं उस पर? मंदिर कैसे आ जाएगा? बिल्कुल मैं बता रहा हूं। कायम है? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुनिए, कि आपका उद्देश्य आप बता रहे, सुनिए, वक्फ बोर्ड को सुधारना सुधांशु नहीं जी है। जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब उद्देश्य दो, केवल काहे हिंदू परेशान मुसलमान हो रहे हैं? आलोक जी आपने यहाँ सवाल तालियां उठाया, बजवाना है। सुधांशु जी जवाब दे रहे नहीं, हैं। fact बोलता सुधांशु हूं। जी इस पर अपना पक्ष रखिए साफ। 1947 का स्टेटस था कि वो पूरी तरह कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे में थी। ये 67 में आपने एक काल्पनिक संस्था खड़ी करवा के उसको दिया है। चलिए वापस करेंगे 47 में स्टेटस। सुनिए, जितने मंदिर तोड़े गए कश्मीर में वापस करेंगे 47 में? नहीं। मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज मंदिर तोड़े गए, वापस करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुधांशु जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ही जगह लागू होगा। और वैसे मैं एक और बात कहूं, इस एक्ट में ही टेक्निकली गलती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिंदी क्या है? उपासना स्थल विधेयक। उपासना या वर्शिप का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रार्थना का कॉन्सेप्ट है। उपासना दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना, उप मतलब निकट, आसन का मतलब आसन लगाना, बैठना। मैं चैलेंज करके बैठा हूं, किसी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज से कहलवा दीजिए उपासना कॉन्सेप्ट है। ये वर्शिप ही एक्ट गलत है। मैं छोटा सा उत्तर दे देता वर्शिप हूं। का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। प्रेयर का कॉन्सेप्ट एक मिनट, ये सारा संधि विच्छेद हो गया, समाज बता दिया, सब कुछ बता दिया। सुधांशु जी के पास आएंगे, जवाब लेंगे इसका। बताइए, हाँ बताइए। 1991 के बाद कितने साल से सरकार है इनकी? बच्चों, कितने साल से सरकार है इनकी? हाँ, तो कोर्ट में चैलेंज। अरे भाई, 91 के बाद कितने साल से सरकार है? नहीं तो फिर क्या? उससे क्या मतलब? इन्होंने क्या करने हैं? क्या कह रहे हैं आप? हम तो कोर्ट गए। अगर वो कानून गलत था, उपासना और संधि गलत थी और समाज गलत था, मामला सुनिए ना भाई जरा, संसद में बिल क्यों नहीं लाके उसको चेंज कर दिया आज तक? कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में जो लंबित होगा उसमें संसद में बिल नहीं आ सकता। अब एक तरफ कहेंगे कोर्ट में सुधांशु जी, लेकिन देखिए ये बात साफ करनी, आप साथ हैं या खिलाफ हैं? आप किधर खड़े हैं? साफ जवाब दे देते हैं ना। को संसद बदलती है, ये कहते हैं संसद जैसे आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, उसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इस पर स्पष्ट आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ हैं या नहीं? अब मैं बताना चाहता हूं। हाँ या ना में उत्तर दो ना। हाँ जी, बिल्कुल। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सरासर हिंदुओं को केवल रोकने के लिए। तो फिर उसको बदला क्यों नहीं? आज तक 11 साल से सरकार में बैठे हो, 303 साल। अच्छा, अब हम वापस वक्त पर आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में 20 साल में सर्वोच्च न्यायालय रिजेक्ट कर देगा तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं। एक बिल जैसे आप पेश करो ना, तरीका करते हो भाई करने के क्या तरीका है? एक जैसे राम मंदिर के मुद्दे में कोर्ट में था मामला, अब कोर्ट से डिसीजन आ गया तो हमें कोई एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं। मैं बताता हूं, परेशान है भैया, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। जब तक विपक्ष में थे, ये आस्था का विषय, इस संसद का विषय नहीं है, न्यायालय का विषय नहीं, आस्था का है। सरकार में आते ही ये न्यायालय का विषय। वैसे अब मैं बताता हूं, अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब एक एक करके वैसे लोग सुन पाएंगे आपको, सुन लेते हैं एक एक करके जी। अब सुधांशु जी बताता हूं, इनका क्या है,
जब देश को आजादी मिली, अब मैं बात पहले भी भाई, कह हिंदू चुका हूं, वर्शिप एक्ट के और साथ गंभीरता, है, हाँ खिलाफ है, बिल्कुल, बता दो ना। मैं एक से एक एक्ट बता रहा हूं। बस साथ हो खिलाफ हो इतना बता दो। बता तो दिया कि हमारे हिसाब से वो बिल्कुल गलत था, हमने विरोध किया था उसको भाई। हमने उस समय 1991 में विरोध किया था, क्योंकि कोर्ट में लंबित है भाई। क्यों वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं? कोर्ट में लंबित। अच्छा चलिए, आप तो साथ में ना हिंदू वर्शिप एक्ट के। साल इनकी सरकार रह गई, बच्चे सुधांशु जी, अभी तो सरकार है आपकी, यही तो पूछ रहे हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूं, संशोधन कर दीजिए, बदल दीजिए, हटा दीजिए। अगर कोर्ट, हमें विश्वास है कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा, बस ये तो अजीब बात है। कोर्ट के जजमेंट से पहले डिसीजन दे दो। मगर सुनिए, सरकार पार्टी है, उसके केस में ना बीजेपी पार्टी। लेकिन सुधांशु जी, संघ प्रमुख तो ये कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, क्या तरीका है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। आप बोल लीजिए पहले। आप मुझे नहीं है तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी नहीं, सवाल बीजेपी पूछेंगे मत, अजीब अजीब तर्क देंगे। कभी कहेंगे बदल क्यों ले रहे हो, फिर कहेंगे बीजेपी पार्टी नहीं है तो निर्णय इनके बीजेपी पार्टी नहीं तो बीजेपी सवाल क्यों है? मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहना है। लेकिन सुधांशु जी, जिस केस में पार्टी नहीं है, प्रमुख ये उसमें कहते हैं कि हर निर्णय मस्जिद आएगा। के नीचे आप मंदिर मत ढूंढिए, तो फिर उसका क्या? अब मैं बात तो पूरी कर लूं। अब बीच बात में पूरी डिस्टर्ब मत करिए, करिएगा, जी, अपने टर्न पे बोल। मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश आजाद हुआ, इस देश के दो हिस्से इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। और ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। इस देश के कानून में मैं एक दर्जन चीजें ऐसे गिना सकता हूं जो मैं चैलेंज करके कहता हूं। सांसद कह रहा है कि आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं। सांसद कह रहा है, मैं बोल रहा हूं, और ये संसद में भी बोल चुका हूं। मेरे भाई परेशान ना होइए, ये डिबेट अलग है, ये डिबेट अलग है, हम एक एक करके बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं, आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल आप बोलिएगा, मकसद ही हिंदू मुस्लिम करना है। बीच में कई बात होने दीजिए, मेरी बात गलत लगेगी तो लाखों दर्शक तय करेंगे। हाँ। ठीक, अब मैं बताना चाहता हूं, आप एक सेकुलर राष्ट्र मुझे बताइए, 195 देश है, एक सेकुलर राष्ट्र बताइएगा जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। सेकेंड, अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता है, और अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में ट्रिपल तलाक नहीं था। ये तो लोग कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। इनके सामने समस्या यह थी, और इसलिए इनका उद्देश्य, मैं पूरी बात कर लूं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार के प्रावधान बनाए, आप एक मुझे देश बता दीजिएगा जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। इसलिए मैंने आंशिक मुस्लिम राष्ट्र कहा। वक्फ बोर्ड जैसा कानून, जैसा जिस ढंग का कानून आज है, यह तो सऊदी अरब और टर्की में नहीं है। जिस ढंग का ट्रिपल तलाक का कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। मगर यहां आपने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अब्दुल को कह रहे थे ना टाइट करने को, अब्दुल को टाइट नहीं किया इन्होंने, अब्दुल की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन एक लाइन कहना चाहूंगा, इन्होंने उन मुसलमानों को जिन्होंने देश, उनके एक हिस्से ने देश में बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, उस्ताद अफजद अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, वहां से लेके और डॉक्टर कलाम तक, उन सब की पहचान की बजाय पहचान आज की डेट में क्या हो गई, अपराधी और आतंकवादी पहचान हो गए। तो इनके लिए लाइन कहना चाहूंगा, साहब ये वक्फ बोर्ड जैसे एक्टों ने जानते क्या किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, और किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। बताइए आलोक जी, जवाब दीजिए। मोहब्बत फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ फायदा ही करती है, नफरत हमेशा नुकसान करती है। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए सर तन से जुदा वालों का 4-5 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले शाहबानो का केस लिया इन्होंने। शाहबानो के केस में संसद ने जो भी किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को वापस पलटा, उसको रिव्यू में जाकर, और वो फैसला लागू नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे कि ये ऐसा तो कानून अमेरिका में, मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में भी नहीं। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही थी, क्यों नहीं हटाया था आपने? 2018 में हटाए ट्रिपल तलाक, वो भी सुप्रीम, एक मिनट सुनिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी, जब सरकार ने एक्शन लिया, 14 से लेकर और 18 तक 4.5 साल आपकी सरकार थी, ट्रिपल तलाक को क्यों नहीं हटाया आपने? इतना ही बुरा था तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर आपने काम किया, और आप तुलना करें फिर उसकी, गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता था। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांकिए, अगर इतना ही बुरा कानून था और वो पहले ही हट जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं अच्छा था, बुरा था, उसमें प्रावधान आपने चेंजेस किए, उसमें आज भी तमाम कमियां हैं, जिसके ऊपर तमाम केसेस फिर दोबारा खड़े होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? उसमें कमियां थे। अरे भाई, तमाम लोग जा रहे हैं, आप तमाम हो भी रहे हैं, कानून भी बुरा था, बिल्कुल हो रहे हैं।
डिवोर्स का जो रेट्स है उसके मुस्लिम्स में वहां पर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर जो कानून आया है उसके ऊपर भी हो रहे हैं। ठीक। आप केवल और केवल ट्रिपल तलाक को अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमने हटा दिया। भाई आपने कौन सा अपनी मर्जी से हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस पे कानून बनाइए, आपने बना दिया। गलत था ना इसका मतलब? अब गलत था सही था, अगर गलत था सही। अरे भाई मैं कह रहा हूं उसमें गलतियां थी, गलतियां तो बीजेपी में भी हैं, गलतियां तो मीडिया जगत में भी हैं, है कि नहीं? दे रहे हैं। अगर कोई डायरेक्शन कोर्ट की आती है और मैं थपथपाने लगूं, मैंने कर दिया, गलत होगा ना। अगर आपने करना था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में करते, वापस बताना चाहता हूं कोर्ट की डायरेक्शन से प्योरली हुआ। अब मैं कहता हूं, तो आपने विरोध क्यों किया? सुने भाई, अगर कोर्ट के डायरेक्शन था तो विरोध क्यों? हमने संसद के अंदर जिसके जो तमाम प्रावधान गलत थे उनका विरोध किया। कोर्ट का डायरेक्शन संसद में भी विरोध किया हमने, क्योंकि कानून आपने बनाया, कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार गलत था। कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, फिर कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। आप देख रहे हैं, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना, कानून आपने बनाया है, आपने गलत कानून बनाया, हमने उसका विरोध किया। इसमें क्या कोर्ट क्यों नहीं चले गए? फिर कोर्ट चले जाते हैं, कानून गलत था। एक मिनट अंतिम बात कहूंगा। इन्होंने कहा हिंदू वर्शिप एक्ट में बहुत गलतियां थी, सब कुछ गलत था। हिंदू वर्शिप एक्ट को लेकर बुलडोजर वाले कानून में और सर्वे वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। 1 महीना हुआ है, क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी? अरे भाई बताइए ना भाई, मुझे कोर्ट करके बोलिए ना, इसे हवा मत बोलिए। दोनों कानून के ऊपर बुलडोजर में मैं पिटीशनर हूं, कहा गया कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताइए, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? हिंदू वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए पूरा बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाकी के सारे सर्वे बंद कर दिए जाएं। क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हां या ना? भाई देखिए, ये गलत प्रस्तुतिकरण की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने सर्वे के केसेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए एक साथ, ताकि जगह जगह मशरूमिंग ना हो। तो अब उनके बारे में हाँ, तो इसके नहीं है कि और कोई नए मामले ना दर्ज किए जाएं। तो ऑब्वियस है, अगर वो सही थे तो रोक क्यों दिया गया? फिर नए मामले ना दर्ज हो, ये भी कहा गया। बात करने लगते हैं। अरे भाई, किसी मैटर के ऊपर मीडिया में कुछ बोलेंगे, संसद में कुछ बोलेंगे, न्यायालय में कुछ बोलेंगे। ये तो आपकी स्थिति है। अरे बताइए ना, ये तो आपकी स्थिति। हिंदू वर्शिप एक्ट को हम बदलेंगे, कह के जाइए आप टीवी 9 पे। कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। पहले बताइए, हिंदू वर्शिप एक्ट सही था कि गलत था? लेकिन सुधांशु हद होती है भाई, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। अभी अपने मुंह से बोले। लेकिन अगर हक में नहीं आएगा तब क्या स्टैंड होगा? हक में क्यों नहीं आएगा? इलॉजिकल एक्ट है, वो क्रैश होगा ही होगा। जैसे राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आया और एक नहीं, 1949। क्या तरीका है भाई? क्या बीजेपी पार्टी थी राम मंदिर में? फिर बीजेपी पार्टी पे आ जाते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वर्शिप एक्ट में हम पार्टी है क्या? गुस्सा रहे कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, आप पार्टी क्यों नहीं बने? चलिए, अच्छा चलिए सुधांशु जी, लेकिन सर्वे वाले मामले में तो कोर्ट ने कहा कि बिना हमसे पूछे आप नीचे और कोई मामला दर्ज ना करें, कोई नए मामले दर्ज ना किए जाएं। जी बोलिए। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके नेता नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, इन्होंने मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, जबकि इस्लामी मान्यता के अनुसार। अच्छा ये सुनिए, फिर डिस्टर्ब करने लगे, यह तरीका गलत है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर संत समाज बनाएगा, मंदिर राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। मगर नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर कहा मस्जिद बनाएंगे, मुलायम सिंह ने चीफ मिनिस्टर कहा कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक नहीं है, हम बोलते फिर ये बीच में चलाना शुरू कर देते हैं। जान लेते ना, जान लेते। पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मंदिर ट्रस्ट बना, अगर ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। राम जन्मभूमि न्यास नहीं था, पहले दिमाग खराब है क्या? जो ट्रस्ट अवैधनाथ थे, ये बताइए, वो उससे नहीं बना, परमहंस रामचंद्र दास थे, उससे नहीं बना। क्या बात कर रहे हैं? राम जन्मभूमि न्यास पहले था, फिर पैसा कौन इकट्ठा कर रहा था? विश्व हिंदू परिषद। अब ले अब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास के पास पैसा आ रहा था, करोड़ रुपए खा गए। लेकिन सुधांशु जी, तरीका ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड बोलता हूं, चलाना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, आप तो इनके बीच में नहीं बोलता हूं, वो उनके आपके बीच में नहीं बोलते, तो एक एक करके बोलिए। बीच में क्योंकि सुधांशु, लेकिन मैं तो एक एक पॉइंट का सुधांशु जी, लेकिन कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे कैसे पलट रहे हैं आप? ये कैसे, ये क्यों कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कभी? हमने तो कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर वहीं मंदिर नहीं बनाएंगे, मार्ग प्रशस्त हमने किया है। और इन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे। और मैं एक और बात के भी पैर नहीं होते सर, झूठ के पैर में आपको। चलिए डिबेट अच्छा वापस सुधांशु जी,
कि लगातार सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, आलोक जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। वाक्य पूरा करने दिया जाए, पहले वाक्य पूरा करिए, वाक्य पूरा करिए, फिर वक्त पे आएंगे वापस। को अधिकार ही नहीं है मस्जिद बनाने का, क्योंकि इस्लाम के अनुसार काफिर मस्जिद नहीं बना सकता। हाँ, नहीं बना सकता। को अधिकार नहीं है मस्जिद बनाने का। शर्म आनी चाहिए, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। अच्छा, वापस भावना का मजाक करने वाले जो रोजा अफ्तार नहीं रखते, वो रोजे नहीं रखते, रोजा अफ्तारी करते, मजाक क्या बनाते। बोलो रोजे रखते हो कि नहीं? अब रोजे नहीं रखते, रोजा अफ्तार क्यों करते हो? अच्छा, वापस अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस वक्त पर आते हैं। आप दोनों लोगों से मेरी गुजारिश। आलोक जी, सुधांशु जी, वापस मुद्दे पर आते हैं जो वक्फ बिल का मुद्दा है। सुधांशु जी, बड़ा सवाल, सुधांशु जी, बड़ा सवाल ये है, सुधांशु जी, बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में आपने कहा कि अब्दुल को कोई टाइट नहीं कर रहा, लेकिन अब्दुल को क्या टाइट करने का ये भी एक तरीका है कि वक्फ बोर्ड में आपको गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल। सुधांशु जी, गंभीर सवाल है, आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है, जबकि ऐसा क्या किसी और धर्म में किया जा सकता है? क्या किसी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं किसी गैर सिख को, या आप किसी हिंदू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं, या ये होना चाहिए? क्या है आपकी आइडियल पोजीशन? क्यों ये जरूरत है आपको वक्फ बोर्ड में शामिल करें? ठीक, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाई कोर्ट का इस पे जजमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। दूसरा, अब रिलीजियस की बात, 2013 में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए? आपको तो पता, आजम खान थे। तो फिर आजम खान कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष होंगे। आज एक मंत्री के नाते थे, वो मुसलमान के नाते नहीं थे। फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। आप गलत बयानी कर रहे हैं भाई। बयानी क्या है? एक मंत्री थे, मंत्री है उसका, दूसरा मंत्री नहीं हो सकता था। वही मंत्री क्यों रहेगा? क्या दिक्कत है उसमें? मंत्री को भी हिंदू मुसलमान में देखोगे क्या? लगता है ये तरीका फिर तो ऐसा ही, फिर क्या तरीका है भाई? मेरे एक वाक्य में बीच में कूद पड़ेंगे, फिर अब आगे और सुनिए ना। आजम खान होने की वजह से नहीं थे, मुसलमान होने की वजह से प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन को मस्जिद प्रबंधन से जोड़ेंगे। मंत्री भी कौन से थे? वो शहरी विकास के थे, इसलिए वहां पर थे। ठीक है, सुन लेते हैं जवाब। कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक कि कुंभ मेले इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। अब पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में देवस्थानम समिति का अध्यक्ष कौन है? नाम पता है भाई? पता है भाई? मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये सब नहीं, फरहाद हाकिम है। अरे भाई, मैं अगर और ये फरहाद, अब पूरी बात कर देनी भाई, नहीं गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मतलब हुआ भाई कि हर सेंटेंस में बीच में बोलने लगे? आप बता, आप गलत, आप अजीब तर्क दे रहे हैं। आलोक जी, एक तरफ कहा गया पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप उनको भी जोड़ दीजिएगा ना। आलोक जी, आपको देखिए, मुझे आप दोनों के साथ भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। पहले एक आदमी को प्रतिक्रिया देने दें, सुधांशु जी बात पूरी करें, फिर आप बोलिएगा। समझ में आता है, आपके पार्टी में नंबर बढ़ रहे होंगे, पार्टी का नंबर यही लिए कम होता चला जा रहा है। ये बीच बीच में सुधांशु बीजेपी बात पूरी करिए, फिर आलोक जी प्रतिक्रिया दीजिए। नंबरों की लड़ाई है वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड सुधारने की लड़ाई नहीं है। ये वोटों का नंबर कैसे बढ़े इसलिए लड़ाई है। गलत नंबर के साथ खड़े हो गए आप। चलिए ठीक है, सुधांशु जी आप बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये फरहाद हाकिम जानते कौन है जिन्होंने बुला के? भाई, क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान को रख सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना भाई। मैं तो आपसे सीधी बात नहीं रख सकते। लेफ्ट राइट आगे पीछे सिर्फ हिंदुओं की कमेटी में आप रख सकते हैं। बताइए, ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ हिंदू कमेटी में रख सकते, वरना आज तक। ये बताइए, बाकी छोड़िए, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय है और अल्पसंख्यक आयोग है, इन्होंने किसी गैर मुस्लिम राम मंदिर न्यास में कितने मुसलमान रखे आपने? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, कभी आपने गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक? हमारे इस समय किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो बौद्ध हैं। बताइए, किसी बौद्ध को बनाया कभी? बोलिए, जवाब चाहिए। किसी क्रिश्चियन को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? हमारे यूपी में आशीष मैसी थे, क्रिश्चियन थे। हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बोलो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी, पारसी, वो 1%, 0.1%, 1%, उनकी तो गिनती नहीं है। वो हराराता वाला चाहिए, हरारा वाला चाहिए। इसलिए कोई सामाजिक न्याय, धार्मिक अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है, शुद्ध और शुद्ध राजनीति है। ठीक है, दिक्कत आलोक जी, हरे रंग से दिक्कत है। आलोक जी, लेकिन क्या ये क्या वोटों के लिए हो रहा था? सब हाँ, जवाब दीजिए ना इनको, क्योंकि हरे रंग को गाली दे के वोट मिलता है, इसलिए हरे रंग पे यहाँ तालियां बजवाएंगे। क्या 25 करोड़ लोगों को अपना रंग लगता है वोट मिलता है? ना भाई, देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था इस बार, मैं फिर कहूंगा, क्या मुझे ये बता दीजिए, हरे रंग पे बैन हो जाएगा इस देश में? बता दो भाई, ये बच्चे हरा कपड़ा पहनना बंद कर दें, सब दे दें। अब जब आप पूरा कर, आप केवल और केवल इस वक्फ बोर्ड को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हो, और मैंने कहा पेश करने का तरीका ही आपकी नीयत बताता है। एक बिल पेश हो रहा है तो बिल पेश हो रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगेंगे, क्यों लगेंगे? ताकि अपने वोटर्स को मैसेज दिया जा सके। बिल में क्या है, भाड़ में जाओ।
हम क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नेंस के मामले में। केवल हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे लिया जाए, केवल मकसद ये है। अब आपका सवाल। अब इनका जवाब दो। एक मिनट सवाल पूछ सुनिए। नहीं सुधांशु जी, लेकिन एक सवाल बार बार ये भी उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को और सुचारू रूप से चले उसके लिए इतने साल में, जब से आपकी सरकार है, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? ये भी तो कहा जा रहा है कि आप नहीं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपने उसको सुधारने तो 10 साल में आपको नहीं जरूरत लगी कि वक्फ बोर्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको सुधारा जाए? हमने हटाई है मेहरम की व्यवस्था। आपको पता मेहरम क्या होता था? ये बहुत बड़े बनते हैं ना ये लोग। इस्लाम की सारी कुरीतियां बताएंगे, वक्फ बोर्ड में क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, अब काहे परेशान हो रहे हैं? बताइए ना भाई, आज का विषय क्या महरम है क्या? सुमेरा जी आप फिर भागने लगे इधर से उधर। अब्दुल कौन आया था? रहना चाहिए था, अब्दुल को नहीं जाना चाहिए था। मुस्लिम करने के लिए आपके बिल लेकर आए वाला पूछा है और इसीलिए फिर वही तरीका सुझाव हटा दिए गए। सारे दर्शकों से कहता हूं देखिए एक हमने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। आलोक जी, सुधांशु, मैं बताना चाहता हूं। अलग तरह की चर्चा है, एक एक करके बोलिए। अब मैं बताता हूं मेहरम ये होता था कि 4 मुस्लिम महिलाएं चाहें तो वो हज पे नहीं जा सकती, क्योंकि एक पुरुष ही उनके साथ जाएगा उनका गार्जियन बनके, उसे मेहरम कहते थे। यानी अगर मां बेटी जाना चाहें हज पे तो नहीं जा सकती थी। हमारी सरकार ने व्यवस्था हटाई। उन्होंने कहा अगर 2 मुस्लिम महिलाएं जाना चाहें, 2 बहनें जाना चाहें, मां बेटी जाना चाहें, या 4-6 मुस्लिम महिलाएं अपना ग्रुप बना जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। इसलिए मैंने कहा हमने एक एक करके तमाम चीजें हटाई हैं। फिर काहे परेशान हो रहे हो? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। इसलिए इंतजार करिए, हम एक एक करके सुधार करते चले जा रहे हैं। और रही बात इनकी, जो जिस प्रकार के ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम तो वोट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा है ना, ये जो आप वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर चिल्ला रहे हो, तो सब आपके लिए कर रहे हैं, वोट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। वो धार्मिक अंतःकरण से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो तो पूरी तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए है, वो वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है सुमेरा जी, और अगर मैं एक लाइन कहना चाहूं, एक लाइन और कह दूं, ये इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा में था और राज्यों में लड़ाई हो रही। क्यों लड़ाई हो रही? इंडिया गठबंधन में कॉमन क्या था आपको पता है? कौन सा ऐसी चीज थी जो महाराष्ट्र के शरद पवार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बीच में कॉमन थी? क्या चीज थी जो तमिलनाडु के डीएमके और अखिलेश यादव के बीच में कॉमन था? एम फैक्टर। वही कोर वोट था जिसके लिए इंडिया गठबंधन एक था। अब राज्यों में सबको लगने लगा ये जब जीत गए ना 99 में जाके, ये 99 आके इतनी भौकाली दिखा दी है राहुल गांधी जी कि इनके सारे साथी डर गए। उन्हें लगा कि भैया जो कल इनका था आज मेरा है, कल कहीं दोबारा इनका ना हो जाए। उन्होंने कहा भैया तौबा तौबा आपके साथ, अब मुझे राज्यों में गठबंधन नहीं करना। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। लेकिन सुधांशु जी, आप इंडी से इंडिया गठबंधन पर आ गए। ये आलोक जी इससे शायद थोड़ी कुछ संतुष्टि लेंगे कि इंडी नहीं कह रहे हैं, आज इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। सुना सुमेरा जी, आपने स्टेटमेंट सुना, कांग्रेस जो है वक्फ जो बोर्ड है का बिल है उसका विरोध कर रही है। आप सहमत हैं इस बात से? कांग्रेस ने विरोध किया है? नहीं, ये तो आप बताएंगे। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या पता, क्या समझ आया? वो तो तब होगा ना जब बहस होगी। भाई मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अभी नहीं किया। अभी तो जब टेबल होगा बिल पे बहस होगी। क्या बात बता रहे? इतना तो झूठ नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम ये है, आपके अध्यक्ष भी है, नेता। सुनिए ना भाई, जरा पीछे मत बोलिए ना। नहीं, ये बताइए, खड़गे जी ने बोला है फोरम द हाउस पे, इतना झूठ तो ना बोलिए। क्या बोला है? यही बोला है कि हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, आपने ये गलत किया है, आपने मेरी बात को माना नहीं है, इसलिए हम इस प्रस्ताव की इंट्रोडक्शन का विरोध के लिए बोल रहे थे ना। क्लियर कट बोला है, हम इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। इतना झूठ मत बोलिए। सुधांशु जी कुछ भी झूठ जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे थे ना, वो ये कह रहे थे डिसेंट नोट शामिल नहीं किया, इसमें कमियां, इस पर आपत्ति जता रहे थे ना। जेपीसी रिपोर्ट पर बिल के साथ है यानी बहस में पता लगेगा। झूठ बोल रहा है, यही कहा जेपीसी रिपोर्ट बिल पे चर्चा होगी तब साथ या विरोध पता लगेगा। कांग्रेस विरोध कर रही थी तो जेपीसी में हमारे मेंबर जाके कंट्रीब्यूट क्या कैसे कर रहे थे? बोतल तोड़ तो रहे थे। अरे बताइए ना भाई, बोतल हमने नहीं तोड़ी। अगर कांग्रेस ने बिल का विरोध किया होता तो हम जेपीसी में मेंबर कैसे थे? लेकिन सुमेरा जी पूछ ही नहीं पाएंगी। नहीं, क्यों नहीं पूछ पाएंगे? अरे करना था बाहर आके स्टेटमेंट। मैंने ही तो अभी बोला, चले जाओ भाई। आलोक जी, अभी मैंने बोला कि जेपीसी का विरोध किया, बिल का विरोध नहीं किया। आपने एक नहीं टोका उनको। नहीं, ऐसे थोड़ी ना, आप हमेशा हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर। क्या ट्रिपल तलाक संसद ने नहीं हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, आपने केवल उसका कानून बनाया। अजब है भाई। पहली चीज, संसद ने नहीं, संसद में कानून नहीं बना। मैं फिर कहूंगा, आपने विरोध नहीं किया। आपने अभी जेपीसी पे झूठ बोला, आपने कांग्रेस के लिए झूठ बोला। कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस कुछ प्रावधानों का विरोध कर रही, कांग्रेस बिल का विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस कह रही है हमारी बात सुनो, विपक्ष की बात सुनो।
विपक्ष ने जो सुझाव दिए उनको लेकिन आलोक जी, मेरा आपसे सवाल, आलोक जी, सुधांशु जी, आज अपने बचाव के लिए बचाव के लिए नहीं, मैं बिल्कुल आलोक जी, सुधांशु जी, आलोक जी, मैंने सुधांशु जी से पूछा कि सरकार ने क्या किया वक्फ को सुधारने के लिए। उन्होंने कहा हम एक एक कर आ रहे हैं, यानी उन्होंने स्वीकार किया कि अभी उसमें उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया था, लेकर आए हैं बिल तो करेंगे, अभी तक नहीं किया था। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? ऑल चेंजेस पे कहा वक्फ एक हिस्सा है। पर वक्फ में नहीं उतना कुछ किया ना, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लिए किया, लेकिन वक्फ में उतना आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, सर मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो आपने बनाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने तब कह दिया था कि 163,000 करोड़ कमाते हैं, यहाँ 12,000 करोड़ कमाने की जरूरत है। तो आपने उस वक्त और ज्यादा सुधार करने के लिए, उसकी कमाई को बढ़ाने के लिए, तमाम त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिया था? 2010 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बिल आया संसद के अंदर। 3 साल तक उसके ऊपर बहस हुई और उसमें लगभग 52 रिकमेंडेशन के साथ 2013 में वो बिल पास हुआ। ये किया हमने सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। 2014 के बाद आज 25 में खड़े हैं। अब आप बता दीजिए बीजेपी ने क्या एक परिवर्तन किया? पूछ लीजिए ना, आप पूछिए, आपके सामने है ना मोरे। अरे आप एंकर, आप बता दीजिए, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो मना कर दिया। सुधांशु जी बताएंगे। उन्होंने मना कर दिया, हमने 11 साल में कुछ नहीं कमेटी का कोई रिकमेंडेशन किया ही नहीं। आप बताइए वक्फ बोर्ड के चेंजेस कोई एक आपने किए थे 11 साल में? हाँ या ना? किसमें? वक्फ बोर्ड में। वो भी तो मामला कोर्ट में चला गया। आप कर तो रहे, काहे परेशान हो रहे हैं भाई? बढ़िए 11 साल में कुछ नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। आप 60 साल से भजन कर रहे थे, आप जो करके मैंने आपको दिखाया। हमने वक्फ बोर्ड में 9 बार कानूनों में परिवर्तन किया, उसको और जिस तरह से सुचारू हो सकता बनाया। आपने 11 साल में एक बार भी किया हो तो बता दो। हाँ बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने 9 बार ट्रिपल तलाक पे चले जाएंगे, जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। 9 बार परिवर्तन किया, तभी 30,000 करोड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई। 30,000 एकड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई इनके परिवर्तनों की बदौलत। वरना मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए बाकी बात, एक केस बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति अपना नहीं बताएंगे, हमने 11 साल में क्या किया है। और सुमेरा जी पूछ नहीं पाएंगे। मैंने पूछा उनसे, आलोक जी। सुमेरा जी तो चुप खड़ी हो जाएंगे। अरे चुप क्या, आप बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना। आलोक जी, मैं उनसे पहले पूछा, आपके दौरे हुकूमत में सरकार की जितनी हम 11 साल की भी बात कर लो कभी भाई। आप कभी कोर्ट गए? 11 साल से पीछे रोते रहो। हमारे पास दे दिया। लास्ट कमेंट क्या किया वो एक आंसर नहीं आएगा। आलोक जी आपके पास और सुधांशु जी लास्ट कमेंट का समय। आलोक जी आपका और सुधांशु जी 30 सेकंड में आपके लास्ट कमेंट्स। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है जो भी कानून में परिवर्तन अच्छे होंगे, जेपीसी उसको स्वीकार करेगी, कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करेगी। विस्तृत चर्चा होनी चाहिए संसद के अंदर, और जो प्रावधान इसके अंदर गलत होंगे उनका हम भरसक विरोध भी करेंगे। ठीक है सुधांशु जी, 30 सेकंड्स फॉर यू। सुधांशु जी, 30 सेकंड में मुस्लिम समाज के अंदर भी उसकी सामाजिक समरसता और सार्वभौमिकता का ध्यान रखा गया है। सिर्फ शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल भी क्यों होगा, फिर बोहरा का भी होगा और कायम खानी का भी होगा। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था भी होगी। तो इसलिए हमने हमारे पास इतना ही समय है, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा यहीं पर। लेकिन अभी जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है, तब उसके बाद इतना हंगामा हो रहा है। देखिए जब बिल पेश होगा तो क्या कुछ होगा। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और शानदार ऑडियंस का।